आइए चलते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी के कथा संसार में और सुनते हैं उनकी कहानी आग। डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी प्रवासी भारतीय लेखिका हैं और विशुद्ध रूप से सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ लिखने में निपुण हैं। तो प्रस्तुत है उनकी कहानी आग। हॉस्टल में आग की तरह बात फैल गई। जया न चीखी न चिल्लाई, बस सीधी लपट बनी निश्चेष्ट खड़ी हो गई थी। कमरे की पार्टनर सुप्रिया चीख रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में उसकी चीख दूर दूर तक पहुंच गई थी। किसी छात्रा ने जया को यूं जलते देख पूरी बाल्टी भर पानी उड़ेल दिया था। खबर पाते ही हॉस्टल वार्डन प्राचार्य सब पहुंच गई थीं। कॉलेज की कार में जया को डालकर पास के मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया था। जया पूरे होश में थी। डॉक्टर देखकर स्तब्ध रह गए थे। कमाल के जीवट वाली लड़की है, इतना जलने के बाद एक बार कराही तक नहीं। इतनी शांत कैसे रह सकी थी वो? प्राचार्य मिसेस चक्रवर्ती ने बहुत स्नेह से माथे पर हाथ धर जया से कहा, घबराना नहीं मेरी बच्ची, एकदम ठीक हो जाओगी। अपने पापा का फ़ोन नंबर तो बताना बेटी, उन्हें बुला देते हैं। गहरी वितृष्णा जया के चेहरे पर उभर आई थी। कोई उत्तर न था। इंटेंसिव केयर के कक्ष के बाहर आ मिसेस चक्रवर्ती पास खड़े डॉक्टर से कहने लगी, लड़की बेहद सहम गई है, ना जाने कैसी सूनी आंखों से ताक रही है। मुझे डर लग रहा है कहीं स्थिति गंभीर तो नहीं डॉक्टर। 60% जला रोगी बहुत गंभीर ही होता है, पर ताज्जुब है ये लड़की पूरे होशो हवास में है। न जाने कैसे इतना दर्द सह रही है। मुझे तो लगता है इसने सोच समझकर आत्महत्या की चेष्टा की है। नामुमकिन डॉक्टर, ये हमारे कॉलेज की सबसे मेधावी छात्रा है। अभी BA पार्ट 1 में पूरे कॉलेज में से टॉप किया है। पढ़ाई के अलावा कभी ये कुछ सोच भी सकती है? मैं नहीं मानती डॉक्टर। हो सकता है, पर मैं भी अपने पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ। दर्द पीने के इसके सब्र की हद हो गई है। मैडम, जैसे भी हो इसकी फ्रेंड्स माता पिता से बात करिए। डॉक्टर, ये बच तो जाएगी ना? व्यग्रता मिसेस चक्रवर्ती के कंठ से फूट पड़ी थी। कह नहीं सकता, हो सकता है अपनी तीव्र इच्छा शक्ति ये मरने के लिए ही लगाए, तब मर जाना अवश्यंभावी है। फिलहाल नींद के इंजेक्शन के बाद भी ये सो पाएगी मुझे नहीं लगता। गंभीर डॉक्टर का मुख निहारती मिसेस चक्रवर्ती अब सचमुच भयभीत हो उठी थी। पास खड़ी वार्डन का सहारा ले अस्पताल के बरामदे में पड़ी बेंच पर उनकी ढाल सी बैठ गई थी। 1.5 वर्ष पूर्व यही लड़की जब अपने सेना में कर्नल पिता के साथ आई थी तो कितनी निरीह सहमी सी लग रही थी। कुछ पीलापन लिए गेहुए चेहरे पर शांत नयन बहुत भले लग रहे थे। इंटरमीडिएट विज्ञान में पूरे प्रांत में द्वितीय पोजीशन लाने वाली उस साधारण सी लड़की का रिजल्ट देख वो आश्चर्य कर उठी थी। उससे पूछे हर प्रश्न का उत्तर जब उसके पिता ने देना शुरू किया तो वे अपने को रोक ना सकी। कर्नल दत्ता, प्लीज़ लड़की को बोलने दीजिए। हाँ तो जया, तुम विज्ञान क्यों छोड़ रही हो? एक बार दृष्टि उठा पिता के चेहरे को ताक जया ने दृष्टि नीचे कर ली थी। उत्तर उसी दमंग अफसर ने दिया था, अरे लड़की है, क्या करेगी साइंस लेकर? इसकी माँ होती तो शायद अब तक इसकी शादी भी कर देती। ये तो जिद कर रही थी डॉक्टरी पढ़ेगी, पर सिर्फ लड़कियों के लिए किसी मेडिकल कॉलेज की यहाँ सुविधा भी तो नहीं है। बस BA पास कर ले तो शादी कर छुट्टी पाऊँ। मानो किसी बोझ से मुक्ति पाने के भाव से बात समाप्त कर डाली थी। बहुत आश्चर्य से मिसेस चक्रवर्ती उस मुंहफट पिता को देखती रह गईं। पर अब तो ज़माना बहुत बदल चुका है कर्नल दत्ता। इतनी इंटेलिजेंट लड़की को इस तरह ट्रीट करना क्या ठीक होगा? मैं तो सोचती थी कि सेना के अधिकारी अपने बच्चों को अधिक स्वतंत्रता देते हैं, वे अधिक उदार होते हैं, पर आप तो। उनकी बात काट कर कर्नल दत्ता बोल पड़े थे, आप इन बातों को नहीं समझेंगी मैडम। पूरे देश की रक्षा कर सकता हूँ, पर अपने परिवार की रक्षा का दम नहीं भरता। मेरा परिवार तो समाज की दया पर आश्रित है। बात समाप्त करते कर्नल दत्ता के चेहरे पर एक उदास परत सी छा गई थी। आपके यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था तो ठीक है ना? बाहर के आदमी अंदर तो नहीं जा सकते? मिसेस चक्रवर्ती हंस पड़ी थी। आप तो एकदम रूढ़िवादी बातें करते हैं कर्नल। बेफिक्र रहिए, यहाँ बाहर की मक्खी तक निषिद्ध है। कभी घर की मक्खी बेहद जहरीली सिद्ध होती है मैडम। कहते हुए कर्नल दत्ता के स्वर में जाने कितनी कड़वाहट घुल गई थी। इस बीच जया ने एक बार भी सिर ऊपर नहीं उठाया, मानो जमीन की ओर ताकते रहना बहुत आकर्षक काम था। तो ठीक है, लीजिए संभालिए अपनी वार्ड को।
मैं ऑफिस में फीस जमा कर देता हूँ। कहते हुए कर्नल दत्ता मुड़कर खड़े हो गए। जया के झुके चेहरे पर एक निमिष दृष्टिपात कर ओके बाय, ठीक से रहना का आदेश सुना वो चले गए थे। पुत्री को छोड़कर जाते समय कोई दुख, कोई सेंटिमेंट न दिखाना शायद आर्मी की ट्रेनिंग होगी। उनके बाहर जाते ही मिसेस चक्रवर्ती ने बहुत प्यार से उस सिर झुकाए बैठी लड़की को इंगित कर कहा था, मैं तुम्हारे मन की बात समझती हूँ जया। मेडिकल कॉलेज की जगह तुम्हें इस आर्ट्स कॉलेज में आना जरूर बुरा लग रहा होगा, पर हम जो चाहते हैं हमेशा वही तो नहीं मिल पाता ना। तुम यहाँ भी टॉप करके दिखाओ, तब बात है। जया की आंखें एक पल उनके चेहरे पर टिक पुनः फिसलती हुई धरती पर जा लगी थीं। न जाने क्यों उस भावुक सी दिखती लड़की के प्रति वे आवश्यकता से अधिक सदैव हो उठी थीं। उसे दिलासा सा देती बोली थी, आओ तुम्हारा परिचय और लड़कियों से करा दूं, यहाँ भी एक से एक तेज लड़कियाँ हैं। फिर किंचित मुस्कुरा के बोली थी, मैं भी कुछ और बनना चाहती थी, पर आज जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। तुम जैसी अनेकों प्रतिभाशाली लड़कियों के साथ हूँ। अगर कुछ और बनती तो इतने सारे प्यारे चेहरे एक साथ भला देखने को मिलते मुझे। और हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, टीनेजर्स के साथ मैं अपने को आज भी उम्र की उस दहलीज पर पाती हूँ जहाँ तुम हो। कहती वे जोर से हंस पड़ी थी। जया के होंठ शायद मुस्कुराने के लिए उद्यत हो कुछ खिंचे, फिर सिकुड़ कर तुरंत ही पूर्वत आ गए थे, मानो कोई गलती करते अचानक उसे अपनी भूल याद आ गई थी। टेबल पर रखी घंटी बजा मिसेस चक्रवर्ती ने सुप्रिया को बुलाने का आदेश दिया था। बहुत प्रतिभाशाली और वाचाल सुप्रिया ही जया का मौन तोड़ सकेगी। सुप्रिया, ये तुम्हारी रूममेट रहेगी, इसका सबसे परिचय करा देना। हाँ, जया कुछ शर्मीली है, इसका पूरा दायित्व तुम पर है। जाओ जया, तुम्हारा सामान कमरे में पहुंच जाएगा, कहती मिसेस चक्रवर्ती व्यस्त हो उठी थी। 2 दिन बाद ही सुप्रिया उनके कमरे में हाजिर थी। मैडम, मैं जया के साथ कमरा शेयर नहीं करूंगी। वो तो पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल बैठी रहती है, हर बात के उत्तर में बस सिर हिलाकर हाँ या ना कर देती है। आप समझ नहीं सकती उसका साथ कितना बोरिंग है। सुप्रिया, उस लड़की के मन में जरूर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई गुत्थी है। तुम मनोविज्ञान की छात्रा हो, मैंने जानबूझकर उस लड़की को तुम्हारे साथ रखा ताकि तुम उसकी समस्या सुलझा सको। ये लड़की तुम्हारे लिए चैलेंज है, मुझे पूरा विश्वास है तुम जीतोगी। सुप्रिया के मुड़ते उन्होंने फिर बुलाया था। उसकी समस्या जैसे जैसे सुलझाती जाओ मुझे खबर देती रहना। तुम्हें कभी मेरी कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक माई गर्ल। सुनीता ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। जया के रूप में दिन रात पढ़ने के लिए उसे मानो जीती जागती पुस्तक मिल गई थी। एक दिन उल्लास से दमकते चेहरे के साथ सुप्रिया फिर उनके कमरे में पहुंची थी। मैडम, जया अब एकदम ठीक हो जाएगी। आप नहीं जानती उसके पापा कितने क्रूएल हैं। घर में एकदम आर्मी का डिसिप्लिन रखते हैं। अगर उसके मन के विरुद्ध कोई सोचे भी तो वे उसे ख़त्म कर डालेंगे। जया की मम्मी बहुत परेशान रहती थीं। अंततः 2 छोटी बच्चियों को उनके पिता के संरक्षण में छोड़ इस जगत से विदा ले ली। मात्र विहीना बच्चियों को पिता का प्यार कभी न मिल पाया। रिश्तेदारी की एक वृद्धा ने जैसे तैसे उन्हें बड़ा कर दिया। जया और उसकी दीदी अभिन्न थीं। अपने हर दुख सुख बांटती वे कब बड़ी हो गई पता ही न लगा। फिर कॉलेज में दीदी का अफेयर शुरू हो गया था। मनीष के पास निर्धनता की अपार संपत्ति थी। विधवा माँ छोटे भाई के साथ ट्यूशन्स करता मनीष एमएससी में पहुंच गया था। जया के घर के सामने ही एक छोटी कोठरी में पूरा परिवार रहता था। मनीष एमएससी में ज़रूर टॉप करेगा, जया की दीदी को विश्वास था। बस उसके बाद वो किसी न किसी प्रतियोगिता में ज़रूर आएगा, फिर दीदी और उसका विवाह होगा। जया की दीदी अपने मोहक सपनों में जया को भी सम्मिलित रखती थी। जया की समझ में नहीं आता था दीदी जल्दी से मनीष जी से विवाह क्यों नहीं कर लेती। सुनकर दीदी हंस देती। पगली, जब तक मनीष कोई बड़ा ऑफिसर नहीं बन जाता भला पापा उससे बात भी करेंगे। जया की इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हुई थी। सब सहेलियों ने पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाया था। पिक्चर से लौटने के बाद घर के सामने लगी भीड़ ने जया को सहमा दिया था। अंदर जाने पर जो दृश्य सामने था उसे देख जया मूर्छित हो गई थी। दीदी और मनीष दोनों के निश्चेष्ट शरीर ड्राइंग रूम में पड़े थे। पुलिस इंस्पेक्टर पापा से कुछ पूछ रहा था। जया की स्थिति पागलों की सी हो गई थी। सब पापा को सांत्वना दे रहे थे। क्या करेंगे कर्नल साहब, आज के लड़के लड़कियां माता पिता को कुछ नहीं समझते। अरे,
अगर आपने बेटी को अभी विवाह न करने के लिए कहा तो क्या गलत था? लड़का अपने पैरों पर खड़ा हो जाता, तब क्या हंसी खुशी विवाह न कर देते? बाप के बारे में एक पल को भी नहीं सोचा। एक और आवाज़ उभरी, कमाल है, अगर पिता ने विवाह कुछ दिन बाद करने को कहा तो उनकी पिस्तौल से उनके सामने आत्महत्या कर डाली। ये भी न सोचा बेचारे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी। किन मुश्किलों में बेटी को बड़ा किया, क्या यही दिन देखने के लिए? देखने में तो मीता सीधी गऊ थी, पर अंदर इतना क्रोध भरा था कौन जानता था। जया विक्षिप्त सी घूमती। दीदी ने तो स्वयं कहा था वो अपना विवाह नहीं करेंगी, फिर ये क्या हो गया पापा? होना क्या था, पढ़ लिख कर दिमाग खराब हो गया था उसका। मेरा सम्मान मिट्टी में मिला गई। खबरदार जो भूल कर भी उसका नाम मेरे सामने लिया तूने। भूल जा तेरे कोई बहन थी। पापा से झिड़की खा जया मौन भले ही हो गई हो, पर अंतर्द्वंद बढ़ता गया। दीदी तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी जया को अकेला छोड़ गई, एक बार भी उसके लिए नहीं सोचा? जानती है मैडम, आज पहली बार जया बहुत रोई है, वरना वो तो पत्थर हो चुकी थी। अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सुप्रिया उत्साह में कहती गई, और मिसेस चक्रवर्ती का मन उस अकेली जया के लिए भर आया। पुअर चाइल्ड। बस उनके मुख से इतना ही निकला था। जया की कहानी सुन लेने के बाद वे उसके प्रति अत्यधिक सतर्क हो उठी थीं। प्रायः उसे अपने कक्ष में बुलाकर उसका हालचाल पूछती। वे भूल जाती कि वे एक कड़ी प्राचार्या के रूप में प्रसिद्ध हैं। गर्ल्स कॉलेज के कंपाउंड में उनका बंगला था। पति जयंत चक्रवर्ती विवाह के 2 वर्षों बाद ही उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। बहुतों ने उनसे पुनर्विवाह का आग्रह किया, पर ये एकाकी जीवन ही उन्हें रास आया। यूँ तो कॉलेज की सभी लड़कियां उनकी अपनी थीं, पर मातृविहीना इस जया के प्रति उनका ममत्व कुछ अधिक ही हो उठा था। यूँ अब जया साथिनों से खुलने लगी थी, चेहरे पर ताजगी आने लगी थी। सुप्रिया ठीक ही कहती है, कुछ दिनों में बिल्कुल सामान्य जरूर हो जाएगी। कभी इंग्लिश ऑनर्स की कक्षा लेती मिसेस चक्रवर्ती जया को खोया पाती तो फौरन टोक देती। जया, जिंदगी की सच्चाई से भाग जाना बहुत आसान है, पर उस सच्चाई से जूझना, उस पर विजय पाना बहुत कठिन है। पर मैं तो जिंदगी की कठोर धरा पर ही सोती जागती हूँ मैडम। सपने देखने का परिणाम अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। मिसेस चक्रवर्ती स्तब्ध रह जाती। परीक्षा के दिनों में जया पुस्तकों में खो गई थी। एक बार फिर वही मौन। पर परीक्षा परिणाम देखकर मिसेस चक्रवर्ती उछल पड़ी थी। जया ने पूरे कॉलेज में सर्वोच्च अंक पा विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान पाया था। इस बार तुम्हें पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम आना है जया, समझी? उत्साहित वे कहती गईं। उत्तर में जया मौन रह गई थी। दशहरे की छुट्टियों में जया घर गई थी। लौट कर आई तो लगा वो बुझी राख बनकर वापस आई है। हॉस्टल और कक्षा की छात्राएं पूछ पूछ कर हार गईं, पर वो नहीं खुली। सुप्रिया ने लाख सिर पटका, जया मौन ही बनी रही। आखिर ऐसे हुआ क्या? स्वयं उन्होंने सोचा था शायद घर जाकर बहन की याद फिर ताजी हो गई होगी, इसलिए चुप पड़ गई है। 2-4 दिनों में स्वतः सामान्य हो जाएगी। और आज वो जलकर सचमुच राख बन गई। जया में बचा ही क्या है? सब कुछ जलकर भस्म हो चुका है। डॉक्टर कह रहे हैं उसने स्वयं आत्महत्या की चेष्टा की है, पर क्यों? बेचैन मिसेस चक्रवर्ती ने बाहर आकर ड्राइवर से वापस गर्ल्स हॉस्टल चलने को कहा था। भय और आतंक से लड़कियां सिमट कर कॉमन रूम में आ गई थीं। उन्हें देखते ही सब दौड़ पड़ी। जया बच जाएगी ना मैडम? भगवान से प्रार्थना करो वो अच्छी हो जाएगी। पर वे खुद क्या उसके बचने के लिए आश्वस्त थीं? कहाँ बचेगा वो शांत कमल सा चेहरा? उस विभत्स चेहरे के साथ कहाँ जाएगी जया? उद्विग्न मिसेस चक्रवर्ती जया के कमरे में घुस गई थीं। दरबान से उसके संदूक का ताला तोड़वाकर उन्होंने कमरा बंद कर लिया था। संदूक का पट उठाते ही एक मुस्कुराती युवती का चित्र सामने था। निश्चय ही वह जया की दीदी रही होगी। कपड़ों को उलटते पुलटते जया के हाथ की लिखाई में एक लिफाफा दिखाई दिया। लिफाफे के अंदर एक छोटी सी पॉकेट डायरी थी। पृष्ठ पलटती मिसेस चक्रवर्ती ने पढ़ना शुरू कर दिया था। दीदी पापा से कितना डरती हैं। मनीष कितने अच्छे हैं। दोनों की शादी के बाद मैं पापा को छोड़ दीदी के साथ चली जाऊंगी। पापा के पास मन क्यों बुझा बुझा सहमा सहमा सा रहता है। मनीष और दीदी के साथ जी खोलकर कितना हंस पाती हूँ। दीदी कितनी परंपरावादी हैं। विवाह पापा के आशीर्वाद के साथ ही करेंगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेंगी। जैसे दीदी पापा को नहीं जानती। और ये मनीष जी भी कितने अजीब हैं, अपनी जरा सी भी बात नहीं रखते।
जो दीदी कहेंगी वही करेंगे। ये अचानक क्या हो गया है? मैं कैसे विश्वास करूं दीदी और मनीष जी पापा से लड़े होंगे? नहीं, मेरी दीदी कभी पापा को नाराज़ नहीं कर सकती थी। फिर स्वयं दीदी ने ही तो कहा था मनीष की नौकरी लगने के बाद ही विवाह करेंगी। सच किससे पता करूं? पापा से बात करते भी डर लगता है। दशहरे की छुट्टियां आज घूमते हुए आम के बाग की ओर निकल गई। मन बहुत उदास है। इसी बाग में दीदी के साथ कच्चे पक्के आम चुनते थे। माली नहीं, रामू काका की बेटी फुलवा के साथ कितना खेलते थे। कहाँ गई फुलवा? अरे वाह, खूब गहनों से सजी फुलवा अपनी झोपड़ी में मिल गई, मानो अपना कोई बहुत आत्मीय मिल गया। फुलवा, हम दोनों लिपट कर रोए जा रहे हैं। कहाँ चली गई थी फुलवा? देख दीदी हमें अकेला छोड़कर चली गई हैं। जानती है, दीदी ने एक पल को भी मेरा ख्याल नहीं किया। क्यों किया दीदी ने ऐसा फुलवा? फुलवा चुप रही। फुलवा चुप क्यों है? बताना फुलवा, दीदी ने ऐसा क्यों किया? दीदी ने कहा किया जया, वो तो साहेब। बात अधूरी छोड़ फुलवा आतंकित होकर चुप हो जाती है। सच फुलवा, सच बता फुलवा, तुझे मेरी कसम, क्या हुआ था? किसी से कहोगी तो नहीं? किसी से नहीं कहूँगी, सच जल्दी बता क्या हुआ था। मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत दे फुलवा मुझे एकांत में खींच ले गई थी। फुसफुसाते हुए फुलवा ने बताना शुरू किया था। कर्नल साहब उस दिन अचानक दोपहर में आ गए थे। दीदी मनीष के साथ कमरे में थी। बाहर का दरवाज़ा खोल मैं ही निगोड़ी उस दिन कचरा फेंकने बाहर गई थी। धड़धड़ाते हुए कर्नल साहब जैसे ही अंदर पहुँचे, उन दोनों को कमरे में पा उनका पारा चढ़ गया था। बहुत संकोच से मनीष ने जब बताना चाहा कि वे दोनों विवाह करना चाहते हैं, पर उनके आशीर्वाद के बिना विवाह असंभव है। बिना सोचे कर्नल साहब ने धाए से मनीष पर गोली चला दी थी। मनीष धरती पर लौट गए थे। दीदी ने पापा के हाथ से पिस्तौल छीन अपने सीने में दाग ली थी। दीदी चीखी। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, साहब ने धमकी भरे स्वर में कहा था, खबरदार किसी से कुछ नहीं कहना। तुम घर पर ही हो, फौरन बाहर भाग जाओ, अपने बापू को भेज देना। अगर कुछ मुंह से निकला तो ख़त्म कर दूंगा। पागलों की तरह भाग नदी किनारे पहुँच न जाने कितनी देर में रोती रही। तभी बापू मुझे खोजते आ पहुँचे थे। हमने बरसों इस घर का नमक खाया है। अगर तेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकला तो मैं तेरा पिता नहीं फुलवा। बस पिस्तौल पर तो दीदी की उंगलियों के निशान थे ही। तेरे पापा तो जाड़ों में हमेशा दस्ताने पहनते हैं, तो बस आत्महत्या का मामला आसानी से बन गया ना। कर्नल साहब ने 1 महीने में मेरी शादी करा दी ताकि बापू और आभार से दब जाएं। पर सच मान जया, मैं रातों को सो नहीं पाती। खूनी, मेरा जी चाहा था जोर से चीख पड़ूं, पर शक्ति जवाब दे गई थी। पापा किस सफाई से बच गए। मेरा रोम रोम पापा से घृणा करता है। मैं उनका मुंह भी नहीं देखना चाहती। इसीलिए मुझसे कहा था बीए कर डालो। कॉलेज में लड़कों का साथ मैं पसंद नहीं करता। ज़बरदस्ती बीए में मेरा एडमिशन करा गए। हाँ, प्रिंसिपल को देखकर लगता है माँ ऐसी ही रही होंगी। सुप्रिया भी दीदी की तरह बात करती है। कल पापा मेरी शादी की बात कर रहे थे। कौन होते हैं वे मेरी स्नेही दीदी के हत्यारे से मेरा क्या संबंध? पापा से बदला लेना है। क्या शादी के बाद आत्महत्या करूं? नहीं, तब तो दोष उस पति नामधारी जीव का होगा। पापा को स्पष्ट लिख दूंगी, मैं उनकी असलियत जानती हूँ। उनसे बदला लेने के लिए मर रही हूँ, पर मेरे मरने से पापा का क्या बिगड़ेगा? वे क्या जाने प्यार किसे कहते हैं। याद आ रही है रजनीश की। मनीष का शायद कज़िन था। मेरे पास जब भी आता, दीदी और मनीष मुझे छेड़ते थे। मैं लाल पड़ जाया करती थी। वो भी डॉक्टरी पढ़ना चाहता था, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके पास इच्छा पूर्ति के साधन नहीं थे और मैं साधन होते हुए भी विवश थी। पापा भला उसे स्वीकार कर पाते? अब रजनीश न जाने कहाँ होगा। एक खूनी की बेटी से भला कोई विवाह करता है? पापा ने दीदी को मारा है। क्या वे नहीं जानते थे मनीष के बिना दीदी नहीं रह सकती? मनीष को मार पापा ने दीदी के जीवित रहने की हर संभावना खत्म कर दी थी। अच्छा हुआ जो दीदी ने अपने को समाप्त कर डाला। घुट घुट कर मरना तो नहीं पड़ा। 2 दिन पहले पापा दीदी को कुलक्षणी ठहरा मुझे उपदेश दे रहे थे। पापा चाहते हैं उनका कहना मान मैं खानदान का नाम ऊंचा करूं। क्या प्यार करना पाप है? प्यार जैसी पवित्र चीज़ पर लांछन पापा ही लगा सकते हैं, जो प्यार का अस्तित्व ही नहीं जानते। मेरा रोम रोम जल रहा है। इस आग से क्या चिता की आग ज़्यादा ठंडी नहीं होगी? पापा एक पल को भी अपने को अपराधी क्यों नहीं मानते?
दीदी की उन्हें बिल्कुल याद नहीं आती, वरना मरने के बाद भी वे दीदी को दोषी ठहराते। अब और मैं जीना नहीं चाहती, अपने को और नहीं समझा सकती। मिसेस चक्रवर्ती स्तब्ध रह गई। धिक्कार है उनके प्राचार्यत्व को। लड़की मन की आग में जलती रही और वे कुछ भी नहीं जान सकी। जया की लिखाई में उसके पापा के नाम एक लिफाफा था। जी में आया जया को पत्र सीधे पुलिस को थमा दें ताकि उस खूनी को दंडित किया जा सके, पर वो कुशल खिलाड़ी दूसरी बेटी की आत्महत्या का कारण भी खोज स्वयं बच जाएगा। एक माली की बेटी की बात पर कौन विश्वास करेगा, जबकि स्वयं उसका पिता स्वामी के पक्ष में साक्षी देगा। क्या भय से वो लड़की मुंह भी खोल सकेगी? कहीं जया पिता से घृणा करने के कारण समाज की दृष्टि में दोषी न ठहरा दी जाए। पत्र और डायरी को यत्न से अपने पर्स में धर वे कमरे से बाहर आ गई थी। ये पत्र वे स्वयं उसके पिता को देंगी ताकि बेटी द्वारा दिए दंड को वो कैसे सह सकेगा देख सकें। बाहर सबके चेहरों पर लिखे प्रश्न देख शांत निर्विकार स्वर में बोली, कहीं कुछ नहीं मिला। कमरे में दिया जल रहा था, लगता है लौ से दुर्घटना हो गई। बोझिल कदमों से अपने को खींचती पलंग पर पड़ आंखें मूंद ली थी। बस अब और दुख सहने को जया न रहे, शायद वे बुदबुदाई थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी हुई कहानी आग। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।